हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो है टेस्ट नंबर 55। टेस्ट नंबर 55 और ये पेपर फर्स्ट पार्ट बी की जो यूनिट 5 है वो पूरी आपको यूनिट 5 दी गई थी, उसका टेस्ट है। उसमें आपके शुरू संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, घटक उपग्रह के प्रकार, शुरू संवेदन के उपयोग, जीआईएस, ठीक है, और जीपीएस, ये 3 टॉपिक थे आपके। तो उनसे आपसे आज क्वेश्चन आपसे पूछे आने थे। और शुरू संवेदन तो पिछली बार 2019 में भी पूछा गया, ठीक है। जीपीएस, जीआईएस ये समय समय पर पूछे आ चुके हैं, पहले भी ये कोर्स में थे आपके, ठीक है। पहले टेक वाले पेपर में आपका जो साइंस टेक का पेपर था उसमें था ये जीपीएस, शुरू संवेदन, जीआईएस। अब इसको अलग से यूनिट 5 बनाकर पेपर फर्स्ट पार्ट बी में दे दिया गया, ठीक है ना। ज्योग्राफी के साथ वाले में, ज्योग्राफी वाला जो आपको पेपर है उसमें दे दिया गया। तो अच्छे से करने की जरूरत है। शुरुआत में जो पेपर होंगे उनमें तो ज़्यादा डीप पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन जो आने वाले आगे के पेपर हैं, जो उसके बाद वाले पेपर हैं, उनमें ये जो आपका ये जो टॉपिक हैं, ये तीनों जीआईएस, जीपीएस, सुदूर संवेदन, या फिर डीपली पूछने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें 3 लाइनों में इनके आंसर लिखने थे। पहले क्वेश्चन था 3 लाइनों में आपका आंसर लिखने थे। इसमें जो आपका ये नंबर का क्वेश्चन था नाभिक, नाभिक को बताना था कि नाभिक है क्या, ठीक है। फिर बी नंबर का आपका क्वेश्चन था रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। तो ये रेडियो तरंग मैंने कहाँ से पूछा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से पूछा। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अंतर्गत बहुत सारी तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर, जो स्पेक्ट्रम होता है उसको तरंग दैर्घ्य के आधार पर बांट देते हैं। तो उसमें से एक है रेडियो तरंग। फिर मैंने सी नंबर का क्वेश्चन पूछा आपसे कार्टोसैट। कार्टोसैट को बताना है कार्टोसैट क्या है। कार्टोसैट एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। अब कौन सा संवेदी सुदूर संवेदी उपग्रह है ये आपको बताना है। दूसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन है 50 शब्दों में उसके आंसर लिखने थे। 50 शब्द, आयोग के अनुसार 50 शब्द, 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन में आपको इस आंसर को ख़त्म करना है। 50 शब्दों वाले हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन। 7 से 8 लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके। तो इसमें आपका ए नंबर का क्वेश्चन था वो था जीआईएस। जीआईएस के अनुप्रयोग बताएं थे कि जीआईएस है क्या। जीआईएस के अनुप्रयोग बताओ। सीधे डायरेक्ट आपको अनुप्रयोग लिख देने थे, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, कोई इंट्रो नहीं बनाना था। 6-7 लाइन में भाई कितना लिखोगे, ठीक है ना। उसमें इंट्रो ने इसका थोड़ा ना बनाओगे। तो जीआईएस में केवल अनुप्रयोग बताए थे। गगन, बी नंबर का क्वेश्चन था आपका गगन। गगन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, गगन है क्या, ठीक है। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखने थे। 200 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। 200 शब्द मतलब 2 पेज, 11 मार्क का क्वेश्चन था ये। जीपीएस को समझाना था कि जीपीएस है क्या, और साथ साथ उसके अनुप्रयोग भी बताने थे आपको कि अनुप्रयोग क्या है। क्वेश्चन पेपर को 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। और भाई लोग मेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से सही समय पर पूरा कर पाएंगे। चलिए आज के आंसर देख लेते हैं। आज के आंसर क्या है, मॉडल आंसर। तो ए नंबर का आप जो क्वेश्चन है, पहला 3 मार्क का क्वेश्चन आपका है नाभिक। तो नाभिक को देख लो, नाभिक है क्या। तो नाभिक क्या है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ देखो। यह एक उपग्रह आधारित क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। नौवहन का मतलब होता है, नौवहन हिंदी वर्ड है। नौवहन का मतलब होता है नेविगेशन। तो क्या है नेविगेशन, तो यह एक उपग्रह आधारित क्या है, नेविगेशन प्रणाली है। नाविक के द्वारा प्रमुख भारतीय तथा इससे जुड़े 1500 किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। तो ये भारतीय भूभाग है। भारतीय के बाद में यहाँ पे भूभाग कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मिस हो गया ये वर्ड भूभाग, ठीक है ना। तो नाविक के द्वारा प्रमुख भारतीय भूभाग तथा इससे जुड़े 1500 किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। जो भारत का भूभाग है, भारत की सीमा के अंदर, साथ साथ सीमा के बाहर 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र पर नाविक क्या कर सकता है, नजर रख सकता है। ये एक नेविगेशन सिस्टम है, क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। उपयोग इसका काय में किया जाता है स्थानीय हवाई समुद्री नौवहन के लिए। तो ये आपको 3 नंबर का हो गया। 3 फैक्ट देने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चनों में हमें फैक्ट याद नहीं आते कि फैक्ट क्या है, ठीक है ना। 3 फैक्ट स्पष्ट नहीं होते तो उनको हम पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर किसी में बड़ी लाइन होती है, मान लो पहला फैक्ट आप लिख रहे हैं वो 2 लाइनों में चलाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कर दो, पैराग्राफ में कर दो। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी। तो यहाँ तक आपने लिख दिया, इसको 3 नंबर में पर्याप्त है। ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। तो ये हो गया। फिर हम देख लेते हैं बी नंबर क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, नाविक का नाम क्या होता है। नाविक का नाम
मैं नाविक का आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ कि नाविक का फुल फॉर्म होता क्या है। नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो नाविक की बात हो रही, नाविक, नाविक ये इंडिया की क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम, ये ग्लोबल नहीं है अभी, जो इंडिया में यूज किया था, इंडिया के आसपास इसको यूज कर सकते हैं आप। तो ये है नाविक, ठीक है। और मेनली जो हवाई परिवहन हो गया, समुद्री नौवहन हो गया, इसके लिए यूज किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नाविक। बी नंबर का क्वेश्चन देख लो। बी नंबर का क्वेश्चन है रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग को बताना, तो रेडियो तरंगों को मैं किस प्रकार लिखता हूँ। रेडियो तरंग का आविष्कार सन 1895 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। इन तरंगों का उपयोग टेलीविजन तथा रेडियो के संचरण के लिए किया जाता है। रेडियो तरंगों का आविष्कार किसने किया, मैंने बता दिया कि 1895 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक थे, मुझे याद था ये फैक्ट, तो मैंने लिख दिया। इन तरंगों का उपयोग टेलीविजन तथा रेडियो के संचरण के लिए किया था। टेलीविजन और रेडियो के संचरण के लिए इन तरंगों का उपयोग किया था। उसके नाम से स्पष्ट रेडियो तरंग, रेडियो तरंग क्यों बोलते हैं। और रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मैंने बता दिया। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में आपको सारी तरंग दैर्घ्य याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी होती है 10⁵ मीटर से 0.1 मीटर तक क्या होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, रेडियो वेव हो गया, ठीक है ना। फिर सी नंबर का आपका क्वेश्चन था, वो था कार्टोसैट। तो कार्टोसैट को 3 मार्क का समझाना था, कार्टोसैट है क्या। तो सबसे पहले अपने को पता है सूर्य संवेदी उपग्रह है। अब सूर्य संवेदी उपग्रह में भी 2 प्रकार के सूर्य संवेदी उपग्रह होते हैं, एक होते निष्क्रिय, एक होते सक्रिय। निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह जो होते हैं वो संवेदन के लिए काय के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो प्रकाश के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो निष्क्रिय होते हैं ना, जो वो प्रकाश के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जो सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह होते हैं वो प्रकाश पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है ना। और उनका रडार क्या होता है, SAR होता है। कल के उसमें देखा था हमने, जब पढ़ रहे थे हम सक्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह को। तो देख लो, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ कार्टोसैट में। तो पहली लाइन मैंने लिख दी, यह एक निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह। तो भाई मुझे पता है कि निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह लिख दिया। निष्क्रिय नहीं पता होता तो मैं लिख देता केवल यह एक सूर्य संवेदी उपग्रह। उसका उपयोग अनुप्रयोग आपको याद करने पड़ेंगे आपको। अब उसमें आप कुछ भी अपने मन से तो लिख नहीं आओगे ना, कार्टोसैट, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो कार्टोसैट का उपयोग क्या है, मानचित्रण और नागरिक उपयोग इसका करते हैं। मानचित्रण में उपयोग किया जाता है कार्टोसैट का, और नागरिक उपयोगों में इसका उपयोग होता है। फिर मैंने उसके नीचे लिख दिया अनुप्रयोग, कि आप उसको अप्लाई कहाँ कहाँ कर रहे हैं इसको। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास संबंधी निगरानी के लिए अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग इसके बहुत सारे हैं, हमें लिखना 3 लाइनों में आंसर है। एक अनुप्रयोग और लिख सकते हैं हम, 3 हमारे पास में लाइन है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास संबंधी निगरानी, तो ये लाइन मैंने लिख दी। आप चाहो तो कुछ और लाइन भी लिख सकते हो, और कोई दूसरा अनुप्रयोग लिख सकते हो उसका, कोई और दूसरा उपयोग हो तो उसको भी लिख दो आप, ठीक है। लेकिन ये लाइन जरूर बताओ इंट्रो वाली उसकी। 3 मार्कर में भी शुरुआत जब क्वेश्चन ही करो तो कोशिश ये करो कि उसका इंट्रो दे पाएँ पहली लाइन में, मतलब बता पाएँ कि है क्या वो चीज़। तो यह एक निष्क्रिय सूर्य संवेदी उपग्रह है, ठीक है। जैसे इस बार आपने देखा होगा हिस्ट्री का पेपर, जो 2019 में मेंस में हिस्ट्री का पेपर पूछा गया, उसमें एक क्वेश्चन था 3 मार्कर में, तीर्थ को बताना था, मौर्य काल में तीर्थ। तो मौर्य काल में जो तीर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तीर्थ, उनको बोलते हैं तीर्थ। लोगों ने तीर्थ समझ लिया उनको, तीर्थ धाम जो होते हैं दर्शन करने वाले तीर्थ, उनको वो समझ लिया। लेकिन मौर्य काल में जो तीर्थ होते थे वो क्या होते थे, उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते थे, पूर्ण वेतन होते थे। तो तीर्थ को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले ये बताओगे मौर्य काल के उच्च प्रशासनिक अधिकारी, समझ रहे, ये पूर्ण वेतन होते थे, यानी कि संख्या बता दो। तो ये सब इस प्रकार से करना है आपको 3 मार्कर को। तो ये हो गया। ऋग्वैदिक पंचयन भी पूछा गया था, ऋग्वेद में पंचयन क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर देख लो आपका उत्तर ये जो है वो है GIS के प्रमुख अनुप्रयोग लिखना है। GIS के प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। तो अनुप्रयोग, ठीक है। अब आपको 6-7 अनुप्रयोग लिखने हैं, 5-6 लाइन में आप यूज करोगे तो 6-7 अनुप्रयोग, 6 लिख पाओगे, इतना लिख देना। बाकी मैंने आपको डाटा देने के लिए इतना लिख दिया। कई किताबों में अलग अलग अनुप्रयोग आपको देखने को मिल सकते हैं, कई किताबों में एक से अनुप्रयोग आपको देखने मिल सकते हैं, घबराना नहीं। कुछ कॉमन GIS को समझ लो कि GIS है क्या, उसके अनुप्रयोग देख लो एक बार, बाकी आप अपने मन से फिर उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लो
जीआईएस क्या है। तो पहला अनुप्रयोग देख लिया, जीआईएस का पहला अनुप्रयोग उन्हें देखते हैं। तो धरातल की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करना। धरातल की जो विभिन्न विशेषताएं होती हैं उनका क्या करना, अध्ययन करना। उन समुदायों की पहचान करने में मदद करना जो जोखिम में, जो समुदाय हैं, जो जीव हैं, ठीक है ना, जो मनुष्य हैं या मनुष्यों के समुदाय हैं, उनका क्या करने में, अध्ययन करने में, पहचान करने में। अपराध विज्ञान के मामलों की पहचान करने में मदद करता है। प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं हम इसके माध्यम से, जीआईएस के माध्यम से। आपातकालीन स्थिति के दौरान बेहतर संचार होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान बेहतर संचार जीआईएस के माध्यम से। जनसांख्यिकी परिवर्तन की योजना बनाने में इसका हम यूज कर सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जल संसाधन के मानचित्रण में, तो मानचित्रण में तो होते ही है, मानचित्र का एकत्रीकरण जीआईएस है। डाटा और मानचित्र का एकत्रीकरण क्या है, जीआईएस है। 8वां है परिवहन प्रबंधन हेतु रेल लाइन एवं सड़कों के अवलोकन में, कृषि कार्यों जैसे फसल प्रबंधन, मुद्रा संरक्षण आदि में। तो ये सब उसके अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जीआईएस के अनुप्रयोग हुआ। तो इतने अनुप्रयोग आपको, इतने में से कुछ थोड़े बहुत आपको अनुप्रयोग लिख देने थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसमें आपको बिल्कुल भी वैसा मत करना यदि 5-6 लाइन उसमें आए। इसमें जैसे इस बार 2019 में फिक्स स्पेस आपको मिला था, एक पेज 6 मार्कर के लिए एक पेज आपको फिक्स स्पेस मिला था। इसी प्रकार जो अभी कॉपी डाली नहीं है आयोग ने, जब 2020 की कॉपी आएगी तो उसमें फिक्स स्पेस आपको मिलेगा 5 से 6 लाइन। उन्हीं 5 से 6 लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब 5 से 6 लाइन में आप अनुप्रयोग लिखोगे तो आप यदि लिखते हो कि भाई जीआईएस के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं, या फिर पहले आप जीआईएस की परिभाषा दो, फिर उसके बाद उसके लिए निष्कर्ष भी लिखो उसी 5 मार्कर में, तो आप क्या लिख पाओगे, क्या अनुप्रयोग, 2-3 अनुप्रयोग लिख पाओगे। एक लाइन इंट्रो खा लेगी, एक लाइन से ज़्यादा निष्कर्ष खा लेगा, तो इंट्रो निष्कर्ष का कोई काम नहीं लगेगा 5 मार्कर में, ठीक है। सीधे आपको पॉइंट पे आना है और लिख देना है क्वेश्चन के आंसर को। 5 मार्कर का ये पैटर्न है। चलो उत्तर बी देख ले, तो उत्तर बी है क्या, है ना। तो उत्तर बी का जो प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक बी जो था, वो था गगन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। गगन बताना था कि गगन है क्या, ठीक है, गगन प्रणाली है क्या। गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक उपग्रह आधारित संबंधन प्रणाली है, ठीक है। ये कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है, ये उपग्रह आधारित संबंधित प्रणाली है, ठीक है। तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, तो इसका फुल फॉर्म है ये गगन का, ठीक। तो देख लेते हैं गगन को किस प्रकार लिखना है। 5-6 लाइनों में लिखना है गगन को, तो देख लो। तो गगन प्रणाली जीपीएस के संकेतों को भारतीय संदर्भ में परिशुद्ध करके उपलब्ध कराता है। यह एक उपग्रह आधारित संबंधन प्रणाली, तो मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, एक उपग्रह आधारित संबंधन प्रणाली है। जीपीएस के संकेतों का ही प्रयोग करती है ये, उनको परिशुद्ध करके भारतीय संदर्भ में उपलब्ध कराती है। तो भारतीय संदर्भ में परिशुद्ध करके जीपीएस सिग्नल्स को ये उपलब्ध कराती है, और ये क्या है, उपग्रह आधारित संबंधन प्रणाली है। गगन के लिए अलग से उपग्रह प्रमोचित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि संचार उपग्रह के साथ ही गगन के नीति भार अंतरिक्ष में पहुंचा दिए जाते हैं। तो अलग से कोई भी सैटेलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है गगन के लिए। जो संचार उपग्रह होते हैं उन्हीं के साथ में गगन का जो पेलोड होता है, मतलब गगन के जो उपकरण होते हैं, उनको भेज दिया जाता है अंतरिक्ष में, नीति भार पेलोड, ठीक है। फिर भारत ने, अब देखो नीचे क्या लिखता हूँ मैं, भारत ने GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15 के साथ गगन के नीति भार अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। फैक्चुअल बातें हैं ये। भारत ने GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15 के साथ गगन के नीति भार को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। गगन का मुख्य उपयोगकर्ता भारतीय, अब यहाँ पे विज्ञान लिखा, विज्ञान ये आप कर लेना, विमान प्राधिकरण। विमान समझ रहे हैं, विमान का मतलब एयरलाइंस, एरोप्लेन, एरोप्लेन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर विज्ञान गलत लिख गया, आप विज्ञान को विमान कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेना क्या, विमान, विमान मतलब एरोप्लेन। तो भारतीय विमान प्राधिकरण जो है, इसका मुख्य उपयोग करता है गगन का, ठीक है। तो ये आपको 5-6 लाइनों में लिखना, तो 5-6 लाइनों में आप इतने सारा लिख नहीं पाओगे, आप लिखना अपनी कॉपी में 5-6 लाइनों से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना था। फिर देख लो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है जीपीएस को समझाते हुए उसके अनुप्रयोग बताइए। जीपीएस को बताना है कि जीपीएस होता क्या है, साथ ही उसके क्या बताने हैं, अनुप्रयोग बताने हैं। तो इसमें क्या करोगे, जीपीएस के बारे में इंट्रो दे दोगे,
जीपीएस की थोड़ी सी कार्यप्रणाली समझा दूँ और कुछ उसके अनुप्रयोग बता दूँ, लास्ट में निष्कर्ष लिख दूँ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो देख लो, सबसे पहले जीपीएस को मैं थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, फिर जीपीएस को किस प्रकार से बताता हूँ, देखते हैं। चलिए तो उत्तर की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका, जीपीएस को समझाते हुए उसके अनुप्रयोग बताइए। यह एक वैश्विक उपग्रह प्रणाली है। तो क्या है, यह एक वैश्विक उपग्रह प्रणाली है जिसका विभाग अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया, जिसका विकास जो है अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया है। तो यह एक वैश्विक क्या है, उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, यहाँ पर उपग्रह लग गया, उपग्रह गलत लिखा है। यह एक नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेना नौवहन प्रणाली है। नौवहन, नौवहन मतलब नेविगेशन। नौवहन हिंदी वर्ड है, नौवहन का अर्थ होता है नेविगेशन। तो यह एक वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है। अब नेविगेशन को देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख दो आप, नेविगेशन। नेविगेशन शाबाना है, ठीक है ना। तो नेविगेशन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो वैश्विक क्या है, नौवहन प्रणाली है। तो उपग्रह गलत लग गया, नौवहन कर लेना यहाँ पर। यह एक वैश्विक नौवहन प्रणाली है जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। इसका पूर्ण विकास अमेरिका ने 1973 तक कर लिया था, किंतु इसे आम जनता के लिए 1994 में खोला गया। ये हल्की सी हिस्ट्री है इसकी। अमेरिकी रक्षा विभाग फेमस है, इनकी बिल्डिंग है पेंटागन। पेंटागन जो इनकी बिल्डिंग है, पेंटागन बोलते हैं, अमेरिकी रक्षा विभाग को बोलते हैं पेंटागन। आपसे प्री में भी पूछा जा सकता, तो ये ध्यान रखना, पेंटागन। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में मैं लिखता हूँ, वर्तमान में जीपीएस प्रणाली के 32 उपग्रह अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। वैश्विक नौवहन प्रणाली के विकास के लिए कम से कम 24 उपग्रह का होना आवश्यक है। जैसे जीपीएस जो है, जीपीएस के 32 उपग्रह क्या है, अंतरिक्ष में कार्य कर रहे हैं जीपीएस के लिए। और जो वैश्विक नौवहन प्रणाली होती है, जैसे जीपीएस वैश्विक नौवहन प्रणाली है, उसके लिए कम से कम 24 उपग्रह का होना आवश्यक है। ठीक है ना, तब जाके वो वैश्विक नौवहन प्रणाली बन सकती है। ठीक है, फिर देख लो, जीपीएस से 2 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक सिग्नल होते हैं कूटबद्ध, एक सिग्नल होते हैं कूटबद्ध जो प्रतिरक्षा क्षेत्र के लिए होते हैं। ये इसका उपयोग आर्मी करती है, यानी अमेरिकी आर्मी करती है। बाकी अन्य सिग्नल आम जनता के लिए उपलब्ध या खुले रहते हैं। ठीक है, किसी भी उपभोक्ता द्वारा जीपीएस के उपयोग करने पर 3 पृथक यंत्रों द्वारा कार्य किया जाता है। तो कोई भी उपभोक्ता होता जो वो जीपीएस का उपयोग करता है, तो 3 पृथक यंत्र कार्य करते हैं। ये उसकी कार्यप्रणाली हो गई। आप चाहो तो कार्यप्रणाली अलग से हेडिंग डाल के आप लिख सकते थे। तो किसी भी उपभोक्ता द्वारा जीपीएस के उपयोग करने पर 3 पृथक यंत्रों द्वारा कार्य किया जाता है, जिसमें यूजर सेगमेंट उपभोक्ता के पास होता है। ठीक है ना, तो 3 यंत्र होते हैं। पहला क्या होता है, यूजर सेगमेंट। ठीक है, फिर होता है स्पेस सेगमेंट। ठीक है, और फिर होता है कंट्रोल सेगमेंट। तो ये 3 इसके यंत्र होते हैं। पहला क्या होता है, यूजर सेगमेंट। जीपीएस में 3 यंत्र कार्य करती बहुत सी चीज़ें काम है, बहुत से उपकरण काम करते हैं, लेकिन जो मेनली हम लिख रहे हैं, अब हम इंजीनियर्स तो है नहीं है कि इंजीनियरिंग करके हम पूरा उसको लिखेंगे, या इंजीनियर है भी तो हम उसकी इंजीनियरिंग को थोड़ा ना लिखना है यहाँ पर, इतना ज़्यादा डीप में थोड़ा ना लिखना है। 10th-12th लेवल की साइंस टेक है ये, तो उसको लिखना है आपको। तो इसमें पहला उपकरण क्या होता है, यूजर सेगमेंट। दूसरा होता है स्पेस सेगमेंट। तीसरा होता है कंट्रोल सेगमेंट। अब देख लो सबके कार्य देख लो। यूजर सेगमेंट उपभोक्ता के पास होता है। यूजर सेगमेंट जो होता है वो उपभोक्ता के पास होता है, जिसमें जीपीएस ट्रैकर शामिल होता है। इसमें क्या होता है, जीपीएस ट्रैकर लगा होता है। स्पेस सेगमेंट में वैश्विक नौवहन उपग्रह शामिल होते हैं। जो स्पेस सेगमेंट होता है वो क्या होता है, उपग्रह, जो सैटेलाइट आपने छोड़ा अंतरिक्ष में, उस वो होता है स्पेस सेगमेंट, जो अंतरिक्ष में क्या करता है, नौवहन करता है, नेविगेशन करता है। तथा एक होता है कंट्रोल सेगमेंट, जो जीपीएस आपको प्रदान कर रहा। जैसे अमेरिका आपको जीपीएस प्रदान कर रहा, तो जीपीएस प्रदान करता के पास क्या होता है, कंट्रोल सेगमेंट होता है। तो यूजर सेगमेंट होता है यूजर के पास में। एक होता है स्पेस सेगमेंट जो सैटेलाइट होती है, अंतरिक्ष में होती है। एक होता है कंट्रोल सेगमेंट जो जीपीएस प्रदान करता के पास होता है। ठीक है ना, और जीपीएस के उपयोग को नियंत्रित करता है। जो कंट्रोल सेगमेंट क्या करता है, जीपीएस के उपयोग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये आपने जीपीएस के बारे में हल्का सा इंट्रो दे दिया, थोड़ी बहुत उसको बता दिया और उसकी कार्यप्रणाली बता दी। उसके बाद उसके अनुप्रयोग लिख दो, ये अनुप्रयोग क्या है। तो अनुप्रयोग देख लो भाई, जीपीएस के अनुप्रयोग हैं वैश्विक नौवहन प्रणाली के तौर पर, नौवहन नेविगेशन, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली के तौर पर। आपदा के समय बचाव कार्यों में
यातायात के प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया था जीपीएस का, ठीक है ना। नागरिक परिवहन के सुचारू व सुगम बनाने, नागरिक परिवहन जो होता है उसको सुचारू व सुगम बनाने में भी इसका उपयोग होता है। 5वां नंबर है किसी परिवहन के साधन वस्तु की स्थिति की सटीकता का निर्धारण में, ठीक है ना, निगरानी रखना है। आप जीपीएस का यूज करते हो ना, जीपीएस आपके मोबाइल में होता है, जीपीएस होती है आपके मोबाइल में। जीपीएस से आप क्या करते हो, किसी वस्तु को खोजते हो, किसी रास्ते को देखते हो, ठीक है ना, नेविगेशन करते हो, ये है दिशा ज्ञान करते हो जीपीएस, तो ये जीपीएस है। तो निगरानी रखने में जीपीएस का उपयोग कर सकते हो आप। किसी परिवहन के साधन वस्तु की स्थिति की सटीकता के निर्धारण में भी आप, कोई परिवहन का साधन है उसकी स्थिति की जानकारी आप जीपीएस से पता कर सकते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसका नाम ही बता रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। पोजीशनिंग को उसकी बताया जाता है, वो किसी वस्तु की, किसी भी यातायात के साधन की वो क्या बता देगा, पोजीशन बता देगा, स्थिति बता देगा। तो ये हो गया जीपीएस। लास्ट में आपको एक निष्कर्ष लिख देना था, निष्कर्ष मैंने लिखा नहीं है, आपको निष्कर्ष अपने मन से यहाँ पर लिख देना था, ठीक है, जीपीएस का। तो ये हो गया आपका आज का प्रश्न। लास्ट में आप निष्कर्ष डाल दो। निष्कर्ष मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के कि निष्कर्ष मैंने किस प्रकार बनाया। आप चाहो तो और प्रकार से भी निष्कर्ष बना सकते, चाहो कि आपको बनाना है निष्कर्ष, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं है वही सही है, वो मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको एक माइंड सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार से निष्कर्ष आप लिख सकते हैं लास्ट में 2-3 लाइन का, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ कि अतः हम कह सकते हैं कि जीपीएस एक, अतः हम कह सकते हैं कि जीपीएस एक महत्वपूर्ण तकनीक है, ठीक है ना। जीपीएस क्या है, एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अतः हम कह सकते हैं कि, दोबारा बोल रहा हूँ, अतः हम कह सकते हैं कि जीपीएस एक क्या है, महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसने सभी मौसमों में किसी भी वस्तु, यातायात के साधन की सटीक जानकारी प्राप्त करना व नौवहन करना सुलभ हो पाया है, ठीक है ना, या सुलभ बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि जीपीएस एक, फिर से बोल देता हूँ मैं, एक जीपीएस एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने सभी मौसमों में किसी भी वस्तु, यातायात के साधन की सटीक जानकारी प्राप्त करना व नौवहन करना क्या बनाया है, सुलभ बनाया है। तो ये जीपीएस ने किया है। तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। तो इस प्रकार से करना था। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और बता दूं कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं मैं कि ये जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज चल रही है उसका वीडियो है, ठीक है ना। यदि आप इस पेड टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मात्र 1500 रुपये की फ़ीस चुकानी है। 1500 रुपीज़ की फ़ीस आप पे करने के बाद इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और आपको एक अलग ग्रुप जो इसका बना हुआ है पेड टेस्ट सीरीज का, उसमें ये वीडियो रोज़ प्रोवाइड कराई जाती है। आज ये आपको कॉमन ग्रुप में प्रदान की जा रही है कि आप लोग भी इसको देखकर कुछ सीख सकें और किस प्रकार से आंसर राइटिंग करते हैं मेंस में उसको देख सकें। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद। और आप कांटेक्ट इस नंबर पर कर सकते हैं, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए।